वेलकम स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई का जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, उसका एक पार्ट जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। सो पहले देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है। देखिए, आमतौर में ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह में लेके जाना, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन अगर इसी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को, मतलब जो चीज़ कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह में हम लोग ले जा रहे हैं, इस चीज़ को अगर हम बायोलॉजिकली इसको कैलकुलेट करें या बायोलॉजिकली अगर इसको हम डेमोन्स्ट्रेट करें, तो क्या होता है कि बायोलॉजिकली ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि ऐसा एक सिस्टम, ऐसा एक अरेंजमेंट जो हम लोग का बॉडी में होना चाहिए, जो किसी चीज़ को, मतलब किसी सब्सटेंस को, किसी मॉलिक्यूल को एक जगह से या तो ऑब्जर्व करेगा या फिर जहाँ से वो मतलब बन रहा है, मेड हो रहा है, वहाँ से लेके दूसरी जगह पे उसको ट्रांसपोर्ट करेगा, ताकि दूसरी जगह में जो सेल है उसमें ये सब्सटेंस जो एब्जॉर्ब हुआ है या बन रहा है, इस सब्सटेंस को वहाँ पे यूज़ किया जा सके। तो बायोलॉजिकली ये ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि हम लोग का बॉडी में, मान लीजिए ह्यूमन बींग्स है, इसके बॉडी में एक तरह का अरेंजमेंट होना चाहिए जो किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करके एक जगह से दूसरी जगह में रिलीज़ करता है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। अब ऑर्गेनिज्म जितना जितना एडवांस होता जाएगा, उसके हिसाब से, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसके बॉडी के अंदर ऐसा एक अरेंजमेंट जनरेट होगा, मतलब इवॉल्व होगा, जो कि ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा। अभी हम देखते हैं कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, ये एडवांस टाइप का जो ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब कि प्लांट हो, एनिमल हो, ह्यूमन बींग्स हो, इसके अंदर ये जो सिस्टम ये कैसे जनरेट होता है और ये कैसे ये काम करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लेंगे, मान लीजिए कोई प्लांट है। सो जैसे कि प्लांट छोटा भी हो सकता है, प्लांट बड़ा भी हो सकता है, लेकिन प्लांट जितना बड़ा होगा, जितना कॉम्प्लेक्स उसका स्ट्रक्चर होगा, उसके हिसाब से उसका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इवॉल्व होगा। ठीक है, सो प्लांट के लिए बेसिकली क्या है, अगर हम एक कंपैरिजन में लाएं कि प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए या एनिमल में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, तो अगर हम ये दोनों चीज़ को कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि प्लांट में जो है, इनमें ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम होता है वो उतना ज़बरदस्त अगर नहीं भी हुआ तो भी काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका दो रीज़न है। पहला रीज़न है, प्लांट जो है ये लेस एक्टिव है, मतलब प्लांट एक ही जगह पे रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट इसका बॉडी में होता नहीं है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह में प्लांट जाता नहीं है, तो मतलब मूवमेंट इसमें है नहीं। वो जिस जगह पे है उसी जगह पे उसका पूरा बॉडी फंक्शन कर रहा है। तो जैसे कि वो लेस एक्टिव है, तो उसमें ज़्यादा सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है ही नहीं। जितना भी सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट के लिए ज़रूरत है वो ईजिली हो जाता है। दूसरा सिस्टम ये है कि प्लांट में जो है इसका ब्रांचिंग शेप, प्लांट का जो शेप है, इसमें बहुत सारे मतलब ब्रांचेस है। हर एक प्लांट में, हर एक पौधे में बहुत सारे ब्रांचेस होता है। तो ब्रांचेस शेप होने से फ़ायदा क्या है, इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होने से फ़ायदा ये है कि हर एक पार्ट, एक प्लांट का, मान लीजिए लीफ, उसका स्टेम, उसका ब्रांचेस, हर एक पार्ट में जो सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट होता है वो अलग से वो लोग इंतज़ाम कर लेते हैं। तो ट्रांसपोर्ट की उतना ज़्यादा ज़रूरत है नहीं इन केस ऑफ प्लांट। सो प्लांट के लिए ये दो ही रीज़न है जहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो है, लेकिन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इंटेंसिटी उतना ज़्यादा ना होने से इनका काम चल जाता है। तो ऐसे कि जैसे प्लांट में इसका रिक्वायरमेंट छोटा है, तो इसका ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी उतना एक्टिव और मतलब उतना तगड़ा नहीं होता, ईजी होता है। अब देखिए, ये जो ब्रांचिंग शेप है, ब्रांचिंग शेप में फ़ायदा ये है कि इसका जो ऑक्सीजन एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो दो गैस है, इसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी गैस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। जहाँ पे ऑक्सीजन की हेल्प से सेल के अंदर फूड को, मतलब कार्बोहाइड्रेट टाइप का फूड है, उस फूड को ब्रेक डाउन करके वहाँ से एनर्जी रिलीज़ होता है और उस प्रोसेस में CO2 बनता है। जो CO2 हम लोग का, मतलब प्लांट के बॉडी के लिए खतरनाक है, हार्मफुल है, तो उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है।
तो ये जो दो चीज़ है, दो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी गैस। अब ये रेस्पिरेटरी गैस का जो एक्सचेंज होता है, मतलब ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर आएगा, और इन द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन बॉडी से बाहर आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होगा। ये जो एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, ये ब्रांचिंग शेप की हेल्प से एक्सचेंज बहुत इजीली हो जाता है। जैसे कि मेन जो सब्सटेंस है, मेन जो मॉलिक्यूल है, वो एक्सचेंज बहुत इजीली हो जा रहा है। तो बेसिकली प्लांट के सिस्टम में जो चीज़ ट्रांसपोर्ट होता है, उसमें मेजर पोर्शन होता है फूड, जो कि बन रहा है प्लांट का लीव्स में जो फूड बन रहा है, वो फूड लीव से लेके रूट तक पहुंचना चाहिए। और जो स्टोरेज है लीफ में, रूट में मान लीजिए कोई फूड लीफ में स्टोरेज है, तो ज़रूरत के टाइम पे लीफ से वो फूड ऊपर भी जाना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रांसपोर्ट प्लांट में होता है, वो होता है पहला तो फूड, दूसरा होता है मिनरल्स, एंड तीसरा होता है वाटर। ओके, सो प्लांट में जो ज़्यादा सर ट्रांसपोर्ट होता है वो फूड, मिनरल्स एंड वाटर, इसी तीनों चीज़ का ट्रांसपोर्ट सबसे ज़्यादा होता है। और कुछ थोड़ा अमाउंट का कुछ ट्रांसपोर्ट होता है, वो है फाइटो हार्मोन। फाइटो हार्मोन का मतलब है जो हार्मोन प्लांट के अंदर बन रहा है, उसी को हम कहते हैं फाइटो हार्मोन। तो ये चारों चीज़, मतलब फूड, मिनरल्स, वाटर एंड फाइटो हार्मोन मतलब प्लांट हार्मोन, यही चारों चीज़ ट्रांसपोर्ट का मेन सब्सटेंस होता है इन केस ऑफ प्लांट। अब ये चारों चीज़ ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्लांट के पास दो सिस्टम है। पहला सिस्टम है जाइलम एंड दूसरा सिस्टम है फ्लोएम। ठीक है, ये जो जाइलम एंड फ्लोएम, ये दोनों चीज़ है, ये दोनों है एक टाइप का कंडक्टिंग टिश्यू, जिसको हम बोलते हैं प्लांट के बॉडी के हिसाब से कि जाइलम और फ्लोएम ये दोनों है कंडक्टिंग टिश्यू। ये दोनों क्या है? जाइलम और फ्लोएम दोनों है कंडक्टिंग टिश्यू। अब इसको कंडक्टिंग टिश्यू क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो कुछ भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मान लीजिए एज ए एग्जाम्पल, हम लोग का घर में जो पानी का टंकी रहता है, वहीं से पानी जो आता है घर में, वो पाइप के ज़रिए आता है। तो मतलब पाइप इन केस ऑफ इस केस में पाइप जो है वो एक टाइप का कंडक्टिंग सिस्टम बन गया, कंडक्टिंग पाइप बन गया। सेम तरीके से जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू से फूड, मिनरल्स, वाटर एंड फाइटो हार्मोन, ये चीज़ ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह। मान लीजिए फूड जो है ये लीव्स में बनता है, और वहाँ से कंडक्टिंग टिश्यू के ज़रिए ये रूट तक पहुँचता है, और रूट में ये फूड का ब्रेकडाउन होकर यहाँ से एनर्जी रिलीज होता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन ये जो चारों चीज़ है जो ट्रांसपोर्ट होता है, वो या तो जाइलम से होगा या फिर फ्लोएम से होगा। तो इसी दोनों पार्ट को हम लोग बोलते हैं कंडक्टिंग टिश्यू। अब देखते हैं कौन सा टिश्यू से कौन सा सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट होता है। अगर हम जाइलम की बात करें, तो जाइलम से जो ट्रांसपोर्ट होता है वो ज़्यादातर नहीं, जाइलम से सिर्फ वाटर ट्रांसपोर्ट होता है और मिनरल्स, ये दोनों चीज़ जाइलम से ट्रांसपोर्ट होता है। क्योंकि वाटर जो है ये तो प्लांट रूट की हेल्प से सॉइल से एब्जॉर्ब करेगा, फिर उस वाटर को सॉइल से लीफ तक पहुंचाना है। अब जब वाटर एब्जॉर्ब होगा, उसके साथ थोड़ा बहुत मिनरल्स भी सॉइल से प्लांट एब्जॉर्ब करेगा, और उसको वाटर के ज़रिए, वाटर के साथ डिजॉल्व फॉर्म में वो ट्रांसफ़र करेगा। और दूसरा जो कंडक्टिंग टिश्यू है, जिसको हम कहते हैं फ्लोएम, यहाँ से भी दो चीज़ ट्रांसपोर्ट होता है। पहला चीज़ जो ट्रांसपोर्ट होता है वो है फूड, जो सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होता है, और दूसरा चीज़ है फाइटो हार्मोन। फाइटो हार्मोन्स का मतलब है प्लांट हार्मोन, जो भी हार्मोन प्लांट के अंदर बन रहा है उसको हम कहते हैं फाइटो हार्मोन। सो ये दो मेजर कंडक्टिंग टिश्यू, एक्चुअली मेजर नहीं है, प्लांट के अंदर सिर्फ ये दो ही कंडक्टिंग टिश्यू पाए जाते हैं, जहाँ से या तो वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होगा या तो फूड और फाइटो हार्मोन ट्रांसपोर्ट होगा। अब आगे जाके हम लोग देखते हैं कि जाइलम और फ्लोएम से ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये कैसे हो रहा है, इसके पीछे कौन सा मैकेनिज्म है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया, जहाँ पे हम देखेंगे कि जाइलम और फ्लोएम से कैसे ट्रांसपोर्ट होता है और कौन सा मैकेनिज्म इसके अंदर सिचुएटेड है जहाँ से ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है। सो पहले पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे जाइलम के पार्ट, मतलब जहाँ से ये वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होता है। देखिए, अगर हम जाइलम एक तरह का कंडक्टिंग टिश्यू है
और हम लोग को पता है कि टिश्यू किससे बनता है, मोर नंबर ऑफ सेल से टिश्यू बनता है, मतलब एक से ज़्यादा सेल्स के टिश्यू बनता है और एक से ज़्यादा टाइप ऑफ सेल से भी टिश्यू बनता है। तो ये जो जाइलम है ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स टिश्यू के हिसाब से जाइलम में 4 टाइप का टिश्यू पाए जाते हैं, 4 टाइप का टिश्यू पाए जाते हैं, जिनमें से सिर्फ 2 टाइप का टिश्यू होता है जो ये वाटर और मिनरल जो भी ट्रांसपोर्ट का काम हो रहा है, मतलब जो भी कंडक्शन का काम हो रहा है, ये इस 2 ही टिश्यू से इसका ट्रांसपोर्ट होता है। पहला टिश्यू है जो है जाइलम वेसल एंड दूसरा जो टिश्यू है वो है ट्रैकिड। ओके, सो जाइलम का जितना भी टिश्यू सिस्टम है, मतलब जितनी टाइप ऑफ सेल है, उसमें से जाइलम वेसल एंड ट्रैकिड, ये दोनों टाइप ऑफ जाइलम का 2 हिस्सा है जहाँ से ये पूरा वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होता है। अब आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि ये जो जाइलम वेसल एंड ट्रैकिड है ये ज़्यादातर डेड सेल से बनता है, मतलब ये एक टाइप का डेड कंडक्टिंग टिश्यू है, मतलब डेड टिश्यू से और डेड सेल से ये जो जाइलम वेसल एंड ट्रैकिड ये डेड सेल से बनता है, क्योंकि इसको सिर्फ वाटर और मिनरल्स को ऊपर तक पहुंचाना है, यही इनका काम है। अब लेकिन ये जाइलम वेसल और ट्रैकिड पहले हम देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बाद हम आएंगे कि कैसे ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है। सो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम बना ले, तो ये जो डायग्राम हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं ये है जाइलम वेसल का डायग्राम। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका जो वॉल है, कुछ जगह पे वॉल जो है वो थिक है और कुछ जगह पे वॉल जो थिन है। अब ये है जाइलम वेसल का डायग्राम। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे सेल जो एंड टू एंड कनेक्ट होके एक हॉलो पाइप बनाता है, मतलब मान लीजिए कि ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, एंड टू एंड मतलब ये दोनों सेल ऐसे कनेक्ट होगा, ठीक है। ऐसे कनेक्ट होके अगर इसके ऊपर हम अगर और एक पिन लगा दे तो वो भी एक तीसरा सेल हो गया, वो ऐसे कनेक्ट होके ये पूरा एक कंडक्टिंग पाइप बनाता है। और इन दोनों सेल का बीच का जो वॉल है, ये जो बीच का जो वॉल रहेगा बीच में, ये पूरा ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं एंड वॉल ऑफ द सेल। ये बीच का जो सेल है पूरा ब्रेकडाउन हो जाएगा। अब ब्रेकडाउन होने के बाद ये जो पाइप बन गया ये एक टाइप का हॉलो पाइप है, मतलब सिर्फ पास होने के लिए, वाटर हो मिनरल्स हो जो भी हो, इससे पास होने के लिए काफ़ी है। अब इसमें 2 टाइप का चीज़ मिलता है। इसका जो वॉल है, मतलब सेल का जो वॉल है, यहाँ पे आपको सेलुलोज प्लस लिग्निन दोनों टाइप का सेल वॉल कंपोनेंट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन बीच में जो हिस्सा पतला हिस्सा है, मतलब ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये पतला हिस्सा है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ सेलुलोज देखने को मिलेगा, यहाँ पे कोई लिग्निन नहीं होता। तो जाइलम वेसल का जो वॉल है, कुछ जगह पे जहाँ पे मोटा है वहाँ पे सेलुलोज और लिग्निन दोनों मिलेगा, जहाँ पे पतला, ये जो बीच का जो गैप है, जहाँ पे थिन वॉल है, वहाँ पे सिर्फ सेलुलोज रहता है, यहाँ पे कोई भी लिग्निन रहता नहीं है। और यही एक पॉइंट है जहाँ से वाटर इस वेसल के अंदर एंट्री करेगा, मतलब ये वाटर का एक टाइप का एंट्री पॉइंट होता है। इस एंट्री पॉइंट को हम कहते हैं पीट, इसको कहा जाता है पीट। सो पीट ही एक पॉइंट है जहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स और मिनरल्स इस जाइलम वेसल के अंदर एंट्री होगा। अब वहाँ से ये ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि वाटर और मिनरल जो कुछ भी ट्रांसपोर्ट होता है जाइलम से, ये कहाँ से आता है, सॉइल से आता है। अब सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए उसका प्लांट का जो पार्ट है उसको हम कहते हैं रूट। तो रूट तो नीचे रहेगा और यहाँ से रूट से जो वाटर एब्जॉर्ब होगा वो लीफ तक जाना चाहिए, मतलब इसका जो डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट है ये हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसीलिए हम कहते हैं कि जाइलम के ज़रिए जो कुछ भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये ओनली इन वन डायरेक्शन, तो ओनली इन अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होगा। जो ट्रांसपोर्ट होगा ये सिर्फ अप की तरफ ट्रांसपोर्ट होगा, डाउन की तरफ ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि
पानी जो है वो आ रहा है रूट से, उसके बाद ये लिफ तक पहुंचना चाहिए। तो ये गया हम लोग का जाइलम वेसल का स्ट्रक्चर। अब देखते हैं दूसरा जो पार्ट है, ये जो ट्रैकिड है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। ट्रैकिड का स्ट्रक्चर ऐसा है कि इसका दोनों जो एंड है ये पूरा पॉइंटेड है, मतलब दोनों एंड एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। अब देखिए जो वेसल जो है इसका दोनों मुख, दोनों जो साइड है, अपर एंड और लोअर एंड, ये खुला है, मतलब कहीं से भी पानी अगर अंदर घुस जाए तो ऊपर की तरफ मूव होगा। लेकिन ट्रैकिड में ऐसा सिस्टम नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका जो ऊपर का हिस्सा है और जो नीचे का हिस्सा है ये पॉइंटेड है, मतलब जुड़ा हुआ है। तो जाहिर है कि पानी जो है वो इस तरफ से या इस तरफ से बाहर नहीं निकल पाएगा। ठीक है, ट्रैकिड के अंदर जो कुछ भी पानी रहेगा वो या तो अपर एंड या फिर लोअर एंड, कोई भी एंड से ये बाहर नहीं आ पाएगा। तो इसको बाहर आने के लिए एक दूसरा सिस्टम लगा रहता है जिसको हम कहते हैं पिट। तो ट्रैकिड में पिट जो होता है ये छोटा छोटा होल होता है। ठीक है, ट्रैकिड का जो बॉडी है, इस बॉडी में ये छोटा छोटा होल आपको दिख रहा है, इसी को हम कहते हैं पिट। मैं ये लेबल कर देता हूँ, इसी को कहा जाता है पिट। और इसी पिट से जो ट्रैकिड के अंदर जो वाटर जाएगा वो इसी पिट से बाहर आएगा, बाहर आके इस पिट से वेसल के अंदर जाएगा। तो इसका अरेंजमेंट क्या होना चाहिए, जहाँ पे जाइलम का वेसल है उसके बगल में ट्रैकिड होना चाहिए। ठीक है, उसके बगल में ये ट्रैकिड का पिट है। तो सिस्टम ऐसा है कि ट्रैकिड से जो पानी आएगा वो ट्रैकिड से निकाल के साइडवेज मूवमेंट के ज़रिए ये जाइलम वेसल के अंदर आएगा और उस जाइलम वेसल के बाद ये ऊपर की तरफ मूव कर देगा। क्योंकि हमको पता है कि जाइलम में जो कुछ भी वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है वो ओनली इन अपवर्ड डायरेक्शन होता है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। तो सिस्टम ऐसे ही अरेंजमेंट है कि एक वेसल के पास में बहुत सारे ट्रैकिड ऐसे अरेंजमेंट होता है और ट्रैकिड का जो पिट है वहाँ से पानी निकल के जाइलम वेसल का जो पिट है वहीं से पानी जाइलम वेसल के अंदर एंट्री करेगा, फिर वहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अब देखते हैं कि ये जो पानी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ये आ कहाँ से रहा है। तो हम लोग को पता है कि प्लांट में जो कुछ भी पानी, मतलब वाटर जो है प्लांट जो एब्जॉर्ब करता है वो सॉइल से करता है। तो डेफिनेटली सॉइल के अंदर प्लांट का जो पार्ट रहेगा वही ओनली सोर्स है जहाँ से पानी वो एब्जॉर्ब कर सकता है। अब सॉइल के अंदर प्लांट का कौन सा पार्ट है, सॉइल के अंदर प्लांट का जो पार्ट है उसको हम कहते हैं रूट। सो रूट वन एंड ओनली सोर्स है जहाँ से प्लांट सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है और उसके बाद जाइलम वेसल और ट्रैकिड के ज़रिए ऊपर की तरफ पानी को भेज सकता है। अब रूट का एक और हिस्सा है जिसको हम कहते हैं रूट हेयर। रूट का एक और हिस्सा है, इसको कहते हैं रूट हेयर। असल में जो एब्जॉर्प्शन का काम होता है वो रूट हेयर के ज़रिए होता है, क्योंकि रूट हेयर ही एक ऐसा पार्ट है रूट का जो कि डायरेक्टली जो सॉइल का पार्टिकल का बीच में जो गैप है उस गैप में ये रूट हेयर रहता है। मतलब रूट हेयर एक वैसा पार्ट है जो डायरेक्टली इन कंटैक्ट विद द वाटर पार्टिकल प्रेजेंट इन द सॉइल पार्टिकल। ओके, सो रूट हेयर डायरेक्टली वाटर के कंटैक्ट में रहेगा और वाटर में मिनरल्स जो है वो डिजॉल्व रहेगा। वही वाटर और मिनरल्स एक साथ रूट हेयर के अंदर आएगा। फिर रूट हेयर से वाटर एंड मिनरल्स रूट का जो जाइलम है वहाँ पे आएगा। रूट का जाइलम से वो स्टेम का जाइलम में जाएगा और स्टेम का जाइलम से वो सीधा जाएगा लीफ के तरफ। अब लीफ में जाके उसका आगे का प्रोसेस कंटिन्यू होगा। सो ये हो गया प्रोसेस। अब मान लीजिए ये रूट हेयर जो है ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकता वाटर, इसके लिए इसके कुछ कंडीशंस होना चाहिए। अगर वो कंडीशंस फुलफिल हो गया तभी ये जो रूट जाइलम है, मतलब रूट हेयर है, ये सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है। कैसे? मान लीजिए ये एक रूट है, ठीक है, ये एक रूट है। अब ये रूट हेयर आ कहाँ से रहा है? रूट का जो एपिडर्मल सेल है, मान लीजिए इसका जो ये लास्ट वाला एक एपिडर्मल सेल है, इसका एक एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन मतलब क्या? ऐसा एक एक्सटेंशन होता है, इसी को हम कहते हैं रूट हेयर। इसी को कहा जाता है रूट हेयर। तो रूट हेयर असल में क्या होता है? रूट का जो एपिडर्मिस है उसका
एक्सटर्नल एक्सटेंशन जिसको हम कहते हैं रूट हेयर। अब रूट हेयर ये डायरेक्टली इन कंटैक्ट विद द वाटर, सो यहीं से ऑब्जर्व होगा। लेकिन पहले जो होगा, पहले फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप उसमें क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में पहले जो मिनरल्स है, मिनरल्स एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब्स इनटू रूट हेयर। रूट हेयर के अंदर पहले मिनरल्स एब्जॉर्ब होगा। अब जैसे ही मिनरल्स, मान लीजिए ये वाला मिनरल्स है, जैसे ही ये रूट के अंदर गया तो क्या होगा, बाहर में, रूट हेयर के बाहर और रूट हेयर के अंदर दोनों तरफ ये जो मिनरल्स का जो कंसंट्रेशन है उसका एक ग्रेडियंट मतलब प्रोड्यूस्ड होगा, उसका एक ग्रेडियंट दिखाई देगा। मतलब बाहर की तरफ मिनरल्स का कंसंट्रेशन कम होगा, अंदर की तरफ मिनरल्स कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। अब जैसे ही बाहर में मिनरल्स का कंसंट्रेशन कम होगा तो बाहर में वाटर पार्टिकल ज़्यादा होगा, तो नॉर्मल हिसाब है। और अंदर में मिनरल्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसीलिए अंदर में वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो कम होगा। मतलब साफ साफ बात ये है कि एक तरफ का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है। मतलब दूसरा स्टेप क्या होगा, क्रिएट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कैसे बनेगा, रूट हेयर के बाहर की तरफ मतलब सॉइल में वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है क्योंकि मिनरल्स कम है, रूट हेयर के अंदर वाटर कंसंट्रेशन कम है क्योंकि मिनरल्स उसमें ज़्यादा है, क्योंकि पहले मिनरल्स एब्जॉर्ब हो चुका है। अब अगर हम नॉर्मल डिफ्यूजन प्रोसेस को देखें और ऑस्मोसिस प्रोसेस को देखें, दोनों में क्या एक चीज़ सेम है, क्या सेम है कि हायर कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन में जा रहा है। तो अब इस केस में अगर हम देखें तो ये जो आपका सॉइल है, यहाँ पे वाटर कंसंट्रेशन इन हायर कंसंट्रेशन और रूट हेयर के अंदर वाटर इन लोअर कंसंट्रेशन, तो इसमें बाहर से वाटर रूट हेयर के अंदर आएगा, इसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। तो ये हो गया हम लोग का थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप होगा ऑस्मोसिस ऑफ वाटर, ऑस्मोसिस ऑफ वाटर। अब ये जो ऑस्मोसिस ऑफ वाटर होगा, इसके ज़रिए बाहर में हायर कंसंट्रेशन से वाटर लोअर में, लोअर मतलब रूट हेयर के अंदर जो लोअर कंसंट्रेशन है उसमें ये घुस जाएगा। और ये घुस जाने के बाद रूट हेयर से ये आएगा कहाँ पे, रूट का जो जाइलम है वहाँ पे आएगा, रूट का जाइलम से जाएगा स्टेम का जाइलम में, वहाँ से जाएगा लिब्स में। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि मान लीजिए ये एक टाइप का पेड़ है, ठीक है, इसमें यहाँ पे इसका लीव्स है, लीव्स में आ रहा है, और इसका जो रूट है, मान लीजिए ये रूट है, ये पेड़ का ये वाला पेड़ का रूट है, यहाँ से वाटर एंट्री हुआ है। अब यहाँ से एक पाइप की तरह बनेगा जो प्लांट का जो लीव्स है वहाँ पे इस वाटर को पहुँचाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही रूट हेयर के अंदर वाटर, ऑस्मोसिस से वाटर आया और मिनरल्स तो पहले ही एब्जॉर्ब हो चुका है, तो मान लीजिए अप टू ये वाला हिस्सा वाटर एंड मिनरल से अभी भर चुका है, ठीक है। लेकिन रूट में जो वाटर का एब्जॉर्ब होने का प्रेशर है, एब्जॉर्प्शन प्रेशर है, वो बहुत ही कम है। तो इतनी प्रेशर में इस पानी को ऊपर की तरफ ये पुश नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए प्लांट में एक दूसरा स्ट्रैटेजी यूज़ होता है। क्या होता है कि मान लीजिए ये जो पूरा कंडक्टिंग टिश्यू, ये पूरा जाइलम है जिसमें वाटर एंड मिनरल्स भरा है। अब ये जो जाइलम का जो वेसल है इसमें पूरा भरा हुआ है। इस कंडीशन में लिप से क्या होगा, कुछ वाटर यहाँ से इवापोरेट हो जाएगा, इसको हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। तो मतलब यहाँ पे जो होगा वो होगा ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन मतलब इवापोरेशन ऑफ वाटर थ्रू स्टोमाटा। अब जैसे ही यहाँ से वाटर इवापोरेट होकर बाहर चला जाएगा तो ये जो पाइप है, मतलब जाइलम का जो वेसल है, इसके अंदर जितना भी पानी पहले था वो सब अभी निकल गया मतलब नीचे अब ये पाइप खाली हो गया, जाइलम का वेसल जो है खाली हो गया।
अब क्या होगा, जैसे खाली हो गया तो ऊपर का जो प्रेशर है ये घट गया, लो प्रेशर हो गया। अब नीचे में तो रूट हेयर तो कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब कर ही रहा है, तो नीचे में प्रेशर है, हाई प्रेशर है, ऊपर में लो प्रेशर है। तो ये जो ऊपर का जो लो प्रेशर ये क्रिएट करेगा एक सक्शन प्रेशर, मतलब ऊपर की तरफ एक सक्शन प्रेशर, सक्शन प्रेशर क्रिएट होगा। सक्शन प्रेशर मतलब ये जो वेसल के अंदर जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है, ये पूरा जो वाटर कॉलम है, यहाँ पे जो वाटर कॉलम है इसको ऊपर की तरफ खींचेगा, इसको हम कहते हैं सक्शन प्रेशर। अब इस सक्शन प्रेशर की मदद से जितना भी पानी यहाँ पे जमा था वो सब धीरे 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 ऊपर जाके पूरा जो वेसल है यहाँ से लिफ्ट तक पहुँच जाएगा। अब जैसे ही ट्रांसप्रेशन कंटिन्यूसली होता रहेगा, सक्शन प्रेशर क्रिएट होता रहेगा और नीचे वाला नीचे जो वाटर का कॉलम बना है इसका हाई प्रेशर धीरे धीरे लो प्रेशर को कवर करता जाएगा। इस सिस्टम के ज़रिए धीरे धीरे एक टाइप का फ्लो ऑफ वाटर यहाँ पे जनरेट होगा, जो धीरे धीरे रूट के ज़रिए जो वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब हो रहा है उसको धीरे धीरे ऊपर की तरफ खींच लेगा और पूरा वाटर लिफ्ट तक पहुँच जाएगा। तो ये जो सिस्टम है ये हमेशा ऑल द टाइम ये नीचे से ऊपर की तरफ मूव होता है, कभी भी किसी भी कंडीशन में जाइलम के ज़रिए ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि जाइलम का मतलब जाइलम के थ्रू में जो कुछ भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसका डायरेक्शन, ट्रांसपोर्ट ऑफ डायरेक्शन ऑलवेज इन अपवर्ड, मतलब पानी एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स, ये दोनों चीज़ हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा, नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया। इसके बाकी की हिस्सा हम बाद में करेंगे।